हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर मीडिया एंड एजुकेशन का एक सब्जेक्ट है, फिफ्थ चैप्टर है ये। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मीडिया से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था और इसकी इम्पोर्टेंस और इसमें आने वाली जो कमियाँ हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। अब दूसरी चीज़ इसमें हमें पढ़नी है, डिजिटल मीडिया जो है उसके माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो नीति योजना बनाई गई थी, सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई थी, जो नीतियां बनाई गई थी, सरकारी पहल की गई थी, तो वो इसमें बताना है। तो एग्ज़ाम्स में 2 चीज़ें पूछी जा सकती है इसमें कि डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे, और दूसरे इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिजिटल मीडिया से आप क्या समझते हैं और ये शिक्षा के लिए कितना उपयोगी है और शिक्षा के लिए कितना मतलब बुरा है, मतलब इसकी कमियां बतानी है कि इसकी कमियों के बारे में भी आलोचनात्मक वर्णन करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इसमें है सबसे पहला टॉपिक, सरकारी पहल की गई थी कि थोड़ा सा हमें इसकी प्रस्तावना लिखनी है कैसे कि शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है, क्षमता है और महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी बहुत सारी जो है नीतियाँ वगैरह बनाई थी। इनकी जितनी भी भूमिका है शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी वही होते हैं डिजिटल डिवाइस जिसे बोलते हैं, और जो भूमिका है उसकी क्षमता को देखकर उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इनके लिए जो है कुछ नीतिगत पहल भी की गई है। और भारतीय नीति ढांचा सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में डिजिटल मीडिया के उपयोग के समग्र महत्व पर अत्यधिक जोर देता है। अब क्या है इसमें कि जो भारतीय नीति ढांचा है बनाया गया है, भारत के में जितनी भी नीतियाँ पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई हैं वो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा होती है कि अगर समाज से पिछड़े हुए लोग होते हैं, जैसे कि विकलांग बच्चे हो गए या फिर किसी अलग कैटेगरी के हो गए, तो उन कैटेगरी के बच्चों को भी वैसे ही नॉर्मल बच्चों की तरह है, जैसे कि मस्तिष्क से परेशानी होती है, काफ़ी बच्चों को सिर में चोट लगने की वजह से काफ़ी परेशानी उनको उत्पन्न होती है, कई बार उनके हाथ पैर में चोट लगने की वजह से वो क्लासेस नहीं ले पाते हैं स्कूल वगैरह में, तो डिजिटल शिक्षा जो है उनको बढ़ावा दिया जाता है। समावेशी शिक्षा नॉर्मल बच्चों के साथ उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में डिजिटल मीडिया के उपयोग के समग्र महत्व पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसके ज़रिए। सबसे पहला है प्रारंभिक विकास। सबसे पहले प्रारंभिक विकास क्या हुआ था, नीति का हुआ था 1970 के दशक में, 1970 से पहले के टाइम पे ही हुआ था, उसका दशक हुआ था 1970 के दशक के बीच में। उपग्रह के उपयोग के बाद से दिखाई देता है, उपग्रह का इस्तेमाल किया जाता था। इस लंबे पड़ाव ने शिक्षा के लिए समर्पित उपग्रह को लॉन्च किया है। समर्पित उपग्रह है EDUSAT, ये एक जो है उपग्रह है उसको लॉन्च किया गया था 1970 में। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी इन लोगों की राष्ट्रीय शिक्षा, और राष्ट्रीय शिक्षा जो है शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा 1992 में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। अब देखो 1992 है, 1990 में तो 1970 में उपग्रह लॉन्च किया था, लेकिन 1992 में राष्ट्रीय नीति आयोजित की गई थी जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस पर जोर दिया गया है, प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया। प्रौद्योगिकी इट मीन्स कि मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया या फिर टैबलेट्स वगैरह हो गए, तो वो सब उनकी जो प्रौद्योगिकी है, जो डिवाइस वगैरह है पढ़ाई के लिए, तो उन पर ज़्यादा जोर दिया गया। और 1998 में क्या किया गया था, सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास पर भारतीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अब सॉफ्टवेयर विकास पर सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी लॉन्च किए गए हैं ताकि इनकी एजुकेशन अच्छी हो। जो हाई एजुकेशन वगैरह लेते हैं वो लैपटॉप वगैरह में अपनी स्टडी करते हैं, तो उनकी स्टडी के लिए सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी लॉन्च करवाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उनको पढ़ाई में कोई हाई स्टडीज़ के लिए, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी हो गई, कोई इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कुछ सीखने के लिए जाता है तो वो ऑनलाइन भी सीख सकता है इसके ज़रिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी लॉन्च किए गए। सबसे पहला है ICT के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन, ये है NMEICT। ICT जो है, ICT मैंने आपको बताया ये किसको संदर्भित करता है। ICT जो है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एंड संचार प्रौद्योगिकी।
तो ये है डिजिटल डिवाइस जो है आज के टाइम पे आधुनिक समय में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है एजुकेशन के लिए। तो राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था इसके ऊपर। राष्ट्रीय मिशन मतलब कि जो है नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन, ये लिखा हुआ मैंने ऊपर, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है, शैक्षिक संस्थानों को बेहतर कनेक्टिविटी सामग्री और एक्सेस डिवाइस प्रदान करना है। अब संस्थान जो है शैक्षिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, तो उनको बेहतर कनेक्टिविटी सामग्री प्रदान करना, ऐसे सामग्री उनको प्रदान करवाना और एक्सेस डिवाइस उनको देना ताकि वो और अच्छी तरीके से ऑनलाइन डिजिटली उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके बच्चों को। और इस पहल के तहत 392 जो है यूनिवर्सिटीज़ में और 18,374 कॉलेजों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। 392 यूनिवर्सिटीज़ में और 18,374 कॉलेजेस में जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी। और ICT जो है वो स्कूल योजना, सबसे पहला है कि ICT स्कूल योजना कब बनाई गई थी, 2004 में स्टार्टिंग। अब याद रखना कि जो भारत द्वारा जो शैक्षिक नीति बनाई गई थी 1970 से स्टार्टिंग हुई थी, जो उपग्रह बनाया था, उसके बाद 1992 में बनाई गई थी। और अब है जो प्रारंभिक शिक्षा के बाद क्या है, स्कूल योजना में, जो 2004 में इसकी बनाई गई थी। क्या थी कि छात्रों को शिक्षण सीखने की सामग्री में सहायता के लिए शुरू की गई थी ताकि ICT का उपयोग करने के अवसर प्रदान किए जा सके। अब ICT जो है उसका उपयोग करने के लिए ये जो है अवसर उनको प्रदान किए जाए, इसलिए 2004 में ये स्कूल योजना लागू की गई थी छात्रों के लिए। और इस योजना के तहत क्या किया गया था कि कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए, कनेक्टिविटी हो गई। कनेक्टिविटी किससे हो गई कि इंटरनेट का कनेक्शन हो गया। तो इनके तहत जो इनकी खरीद है उनके लिए सहायता प्रदान की जाती है। सहायता प्रदान की जाती है मतलब कि कम रेट में उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, अवेलेबल करवाया जाता है ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें। और ये योजना जो है वो वर्तमान में भारत के सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू की जा रही है। अब देखो, अब यूपी में काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि यूपी में लैपटॉप्स वगैरह जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, उसमें लैपटॉप्स वगैरह यूपी में की जो सरकार है उसको वो दिया करती थी। दिल्ली में भी काफ़ी अफवाह उड़ी थी कि ये मिल रहा है, इस पर लॉगिन करो, यूपी में ये मिल रहा है। तो एक तरीके से ये इनको गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को हेल्प मिल रही है, कम रेट पर या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करवाई जा रही है। जिनके अच्छे नंबर हैं या फिर वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं तो उनको पहले ये रूल पहले भी निकला था। तो 2004 में ये था कि माध्यमिक हो गया, 10th 12th क्लास के बच्चे जो होते हैं, हाई स्टडीज़ के लिए जो 10th और 12th के बच्चे होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो उनको अभी जो है लैपटॉप्स वगैरह कंप्यूटर वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वो जो है और अच्छा सा प्रदर्शन कर सके और आगे अपनी लाइफ में कुछ कर सके। तो विभिन्न सरकारी एजेंसी द्वारा विभिन्न ICT पहल की गई है। सरकारी एजेंसी अब गवर्नमेंट की तरफ से तो कर दिया, अब कुछ सरकारी एजेंसीज़ वगैरह थी जिनके थ्रू जो है ICT की पहल की गई थी, जिसमें है सबसे पहला टॉपिक है दीक्षा। दीक्षा मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसे लिख सकते हो आप हिंदी में, आप इसे जो है हिंदी में आप लिख सकते हैं। तो अब जो है वो सितंबर 2017 में ये बनाई गई थी सरकार के ज़रिए। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावक जो होते हैं उनको स्कूल पाठ्यक्रम आधारित सामग्री प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल दीक्षा, राष्ट्रीय पोर्टल है दीक्षा नाम का राष्ट्रीय पोर्टल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसकी फुल फॉर्म है। डिजिटल से D, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो गया I और फॉर नॉलेज शेयरिंग SH जो है वो शेयरिंग की शुरुआत की गई थी 2017 में। और दीक्षा को वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। अब के मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर, लैपटॉप में अगर देखें तो दीक्षा को एक तरीके से किसी पोर्टल पे देख लो कि गूगल पे सर्च करके, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के नाम है तो उसके माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। ये छात्रों को प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में मदद करता है और शिक्षकों के लिए जो है पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है। पाठ्यक्रम होता है एक तरीके से जो बुक्स वगैरह होती हैं तो टीचर्स को उन क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने में उनको मदद करता है, स्टूडेंट्स के लिए मदद करता है। कोई परेशानी अगर उनको होती है, समझने में समझ नहीं आ पाता, तो वो इस पोर्टल पे जाके समझ सकता है इस चीज़ को और उन्हें ई सामग्री तक पहुँच प्रदान करता है। ई सामग्री होती है एक तरीके से मटेरियल मिलता है इन्हें ऑनलाइन,
ऑनलाइन मटेरियल मिलता है इस पोर्टल के ज़रिए भी और इस ऐप के ज़रिए भी। और ये जो पोर्टल है वो 18 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और इसे 35 राज्य द्वारा भी लागू किया गया है। अब ये दीक्षा जो पोर्टल है, अगर आप गूगल पर सर्च करके देखोगे तो ये दीक्षा एक पोर्टल आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो ये भी 2017 में लागू किया गया था गवर्नमेंट के ज़रिए। दूसरा है टीवी चैनल्स वगैरह हैं। पहला है स्वयंप्रभा। स्वयंप्रभा जो है DTH डायरेक्ट टू होम जो है चैनल, उन लोगों का समर्थन करने और उन पर पहुंचने के लिए है जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। ये जो है ये चैनल टीवी पे जो दिखाया जाता है DTH डायरेक्ट टू होम जो है, तो वो जो है जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है उन तक ये पहुंच अपनी प्रदान करता है। स्वयंप्रभा एक टीवी चैनल है और स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग चैनल होते हैं, उसको निर्धारित किए गए हैं और स्काइप के माध्यम से घर से विशेषज्ञों के साथ इन चैनलों पर लाइव इंटरैक्टिव सत्रों के प्रसारण के लिए प्रावधान किया गया है। अभी लाइव इंटरैक्टिव होता है एक तरीके से, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कुछ पोर्टल्स वगैरह होते हैं, कुछ हो गए ऐप वगैरह हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, कुछ जो डॉक्टर्स वगैरह हो गए, तो वो अवेलेबल होते हैं टीवी के माध्यम से। एक तरीके से लाइव न्यूज़ होती है इन लोगों की कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ऑनलाइन या फिर वहाँ पे बैठे हुए दर्शक जो होते हैं, अगर वो कुछ पूछते हैं तो उनके आंसर्स उनको टीवी पे दिखाए जाते हैं, उनको बताए जाते हैं कि इनसे क्या तकलीफ़ होती है, क्या परेशानी आती है, क्या नई चीज़ों का लॉन्च किया गया है, क्या चीज़ है, तो उससे हमें जानकारी मिलती है। और अलग अलग चैनल बनाए गए हैं जिसमें एक है स्वयंप्रभा। तीसरी है ई पुस्तकें। अब गवर्नमेंट के ज़रिए जो है वो बुक्स वगैरह बनाई गई हैं, ई बुक्स जिन्हें बोलते हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। आप उसको पेमेंट करेंगे ऑनलाइन तो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। आपको अब ऐप्स वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे इतनी सारी, अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको इतनी सारी बुक्स मिलेंगी, ई बुक्स वगैरह। तो वो क्या होता है कि छात्रों को हो गया, शिक्षकों को हो गया, अभिभावकों द्वारा ई पाठशाला वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग करके ई पाठ्य पुस्तकों तक पहुँचा जा सकता है। 377 से अधिक ई पुस्तकें और NCERT की 3500 से अधिक ऑडियो और वीडियो सामग्री और डिजिटल पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। सार्वजनिक डोमेन होता है एक तरीके से जो पब्लिक में जो अपलोड करते हैं, वो जैसे साइट्स वगैरह होती हैं काफ़ी सारी। अब उसमें क्लिक करोगे तो बहुत सारे जो है हमें NCERT के ही क्वेश्चन के आंसर्स आपको अवेलेबल होंगे। अब बायजूस हो गया, ऑनलाइन देखोगे, ब्रेनली हो गया एक ऐप, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। वेबसाइट्स वगैरह पे आप कभी भी क्वेश्चन के आंसर्स टीचर्स नहीं बता पाती है, हमसे ही पूछती है कई बार कि इसका आंसर हम लिख के आए हैं, अगले दिन अपना दिमाग लगा के यूज़ करके आए। तो काफ़ी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, काफ़ी भी नहीं, मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कि गूगल पर सर्च करते हैं इन क्वेश्चन का आंसर्स वगैरह, ताकि आप उनको ईजिली उनको वहाँ से मिल सके। तो ये जो है वो ऑनलाइन वगैरह जो है गवर्नमेंट के ज़रिए ई बुक्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। NCERT के हो गई या अदर बुक्स हो गई, नॉवेल्स हो गई, वो सब उसमें मिलती हैं। अब आता है NEP 2020। अब आप लोगों ने शायद जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं कॉलेज वगैरह के, तो उन सबको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है 2020 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिलेबस भी चेंज हुआ है बच्चों का, काफ़ी जो एग्ज़ाम्स का जो मटेरियल है वो चेंज हुआ। दूसरा उनका जो उसको क्या बोलते हैं पैटर्न है वो चेंज हुआ। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही बताया गया था और भारत को डिजिटल रूप से संचालित समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका के बारे में बात करती है। अब देखो 2020 जो है वो भारत को डिजिटल रूप में संचालित किया गया था। कैसे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की गई थी वो 2020 में इसलिए की गई थी क्योंकि वो कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि स्कूल के जितने भी ऑनलाइन, मतलब कि जो स्कूल्स वगैरह में जाते थे उन लोगों का स्कूल बंद हो गया था, उनकी एजुकेशन जो थी वो ऑनलाइन हो गई थी, डिजिटली हो गई थी। तो व्हाट्सएप के ज़रिए वो सबसे जुड़ती थी, टीचर्स वगैरह उनको पढ़ाती थी, जितना भी मटेरियल होता था उनको प्रोवाइड करवाया जाता था। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या था कि उस टाइम पे बच्चों को, या तो कॉलेज लाइफ में देखा जाए तो बच्चों को क्या कर दिया गया था, एक मतलब समझ लो एक ईयर उनको पास कर दिया गया था बिना एग्ज़ाम दिए, दूसरे ईयर उनको ऑनलाइन पेपर देना पड़ा था, कई बार असाइनमेंट सबमिट करवाने पड़े थे, तो उसी में पास कर दिया गया था। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की गई है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया गया 22 में, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया गया उनको 4 सब्जेक्ट से 7 सब्जेक्ट्स कर दिए गए हैं। तो इसमें असाइनमेंट भी जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी जो पैटर्न है एग्ज़ाम्स का वो भी चेंजेस आए हैं, उसमें मार्क्स में भी चेंजेस आए हैं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही
हुआ है। जो ये नियमित और पारंपरिक शिक्षा के साथ शिक्षा के डिजिटल मोड के समीक्षण के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं की भी सिफारिश की गई है। अब ये पहले सिफारिशें की गई हैं, इसकी क्या है, सबसे पहली सिफारिश है कि परिणामों की समीक्षा की गई है और निरंतर सुधार के लिए क्या किया गया था, राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रायोगिक अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रायोगिक अध्ययन होता है एक तरीके से, देखो अगर जो परिणामों की समीक्षा करने के लिए, परिणामों की समीक्षा मतलब कि जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन, उसकी समीक्षा करके और निरंतर सुधार करने के लिए उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, उसमें देख कर उसको एनालाइज करके उसमें सुधार करना चाहिए और प्रायोगिक अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रायोगिक अध्ययन होता है एक तरीके से मूल अध्ययन किया जाना चाहिए इसके ऊपर, ताकि कोई भी बच्चा ऑनलाइन स्टडी में कोई तकलीफ ना हो, उन्हें कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और प्रसारण के लिए टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, सामुदायिक रेडियो को तैयार किया जाना चाहिए और इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रम जो है वो 20 घंटे विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध करवाए जाने चाहिए जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, एजुकेशनल जितनी भी जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कहाँ पे, टीवीज़ में, रेडियो में हो गया। रेडियो में आप लोगों ने कभी देखा होगा काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट आते हैं, वो डॉक्टर्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें, ताकि किसी भी रिलेटेड, जैसे कैंसर से रिलेटेड भी काफ़ी लोग बताते हैं कि किस चीज़ में क्या खाना चाहिए, टीबी से रिलेटेड बताते हैं, बीमारी से रिलेटेड, ताकि उससे बचने में हमें मदद मिल सके। अब ये तो है ना कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए हम डॉक्टर्स के पास भागेंगे, तो वो ऑनलाइन ही हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवा देते हैं रेडियो के ज़रिए। तो ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने चाहिए और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वह ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों और उपकरणों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री बना सके, उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री उनको प्रोवाइड करवाई सके, ऐसा मटेरियल उनको दिया जाना चाहिए ऑनलाइन। अब ऑनलाइन ही सबसे, अब देख लो अगर क्या नाम है, बुक्स वगैरह कॉलेजेस से नहीं मिलती है तो सब ऑनलाइन ही स्टडी करते हैं, गूगल से सर्च करेंगे, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज हार्ड लगती है बहुत ज़्यादा बच्चों को, तो काफ़ी बच्चे अलग से मटेरियल ढूंढते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, 10 ईयर खरीदते हैं ताकि उन लोगों को ईजिली आंसर्स मिल सके, उनको पता लग जाएगी कहाँ पे कौन सा टॉपिक आना है। तो जो शिक्षक है, अब ऑनलाइन जिन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं उनको क्या पढ़ाया गया था, ऑनलाइन पढ़ाया गया था, ऑनलाइन वेबसाइट्स बना दी गई थी और उसी में जोन होना था बच्चों को काफ़ी, ताकि वो उन लोगों को ऑनलाइन ही स्टार्ट करवाई जाए। तो उनके लिए ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, प्रशिक्षित होता है एक तरीके से वेल ट्रेंड करवाना चाहिए, ट्रेंड अच्छे से, ताकि वो जो है शिक्षण प्लेटफॉर्म है और उपकरणों के ज़रिए उनको अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी वाले जो एजुकेशन है उनको प्रोवाइड करवाई जा सके ऑनलाइन। और छात्रों के व्यवहारिक अनुभव के लिए वर्चुअल लैब बनाने के लिए दीक्षा, स्वयंप्रभा, स्वयं जैसे मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्मों को तैनात किया जाना चाहिए। इस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो हो गए, दीक्षा हो गई, जो ये गवर्नमेंट के ज़रिए जितने भी वेबसाइट्स वगैरह बनाए जानी चाहिए, उन पर ये जो बनाई गई है दीक्षा, स्वयंप्रभा, ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाई गई है किसके ज़रिए, गवर्नमेंट के ज़रिए। तो इन पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए लोगों का, ताकि जो बच्चे हैं उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म है NETF और अन्य वैधानिक एजेंसियां हैं, उनको ऑनलाइन शिक्षण सीखने के लिए मानक और सेटअप सामग्री, मानकों, प्रौद्योगिकी और कार्यप्रणाली को भी जो है निर्धारित करना चाहिए। अब क्या होता है कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म, ये है एजेंसी, इसका नाम है, उसको ऑनलाइन शिक्षण सीखने के लिए, ऑनलाइन शिक्षण मतलब कि उनको जो है ट्रेनिंग वगैरह दी जाए ऑनलाइन ही, तो उनके लिए कुछ सेटअप्स वगैरह, ऐसे मटेरियल्स वगैरह उनको प्रोवाइड करवाई जाए, मानकों का ध्यान देना चाहिए, कोई परेशानी उनको ना आए। कुछ ऐसी जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी होती है टेक्नोलॉजीज़ हो गई, कार्यप्रणाली वगैरह हो गई, तो उनको भी निर्धारित किया जाना चाहिए, उन पर भी ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। अगर कोई बच्चा इन प्लेटफॉर्म में आता भी है ऑनलाइन कुछ सीखने के लिए, तो उनको कुछ गलत जानकारी ना प्रोवाइड करवाई जाए, तो उन पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, जो निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं, NEP 2020 इस बात पर जोर देता है कि मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण जो है कई पहलुओं में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा और यह दृष्टिकोण किसी भी कार्यक्रम पर लागू किया जा सकता है जो पारंपरिक शिक्षा के मूल्यों को धारण करता है और उसके साथ डिजिटल मीडिया को शामिल करता है। पारंपरिक शिक्षा का मूल्य क्या होता है? पारंपरिक होता है कि परंपराओं के आधार पर जो पहले के टाइम पर जो चली आ रही थी वो अभी भी उसको यूज़ करता है, उनकी वैल्यूज़ को धारण करता है, एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, ग्रेस्प करता है, तो उसके साथ डिजिटल मीडिया को शामिल करना चाहिए। डिजिटल मीडिया
अब पहले के टाइम पे बुक्स वगैरह मटेरियल जो होते थे बाहर से बुक्स वगैरह ले आते थे बच्चे पढ़ने के लिए, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा बुक्स जो ज़्यादा पढ़ाकू होता है ना उनके पास सबसे ज़्यादा बुक्स भरी हुई मिलेंगी। वो कहीं से भी कोई सा भी टॉपिक उठा के पढ़ लेगा, कहीं से भी कुछ भी उनको नॉलेज मिलती रहेगी। तो क्या होता है कि अब ऑनलाइन वगैरह को भी इस्तेमाल करता है, ऐसे दृष्टिकोण को भी जो है लागू करना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम पर भी लागू किया जाना चाहिए ताकि जो पारंपरिक शिक्षा है उसके साथ साथ वो डिजिटल मीडिया को भी इसमें शामिल कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एनईपी जो है अब नई नई चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहा है। आगे चलकर अब क्या क्या चेंजेस आएंगे कोई नहीं जानता। अब जितने भी चेंजेस आए हैं वो 1970 से लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक आया है। अब आगे चलकर क्या चेंजेस आए कुछ कह नहीं सकते, बस इतना ही था इसमें जो मैंने आपको बताया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा आ गई। डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल की गई थी और कुछ राष्ट्रीय जो एजेंसीज थी उनके द्वारा कुछ जो, और इसमें एक और टॉपिक है, इसमें मैंने आपको बताया नहीं है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देती हूँ। उसमें ये कि एक RCI एक्ट है जो हमारी बुक्स वगैरह जो मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें उनमें जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनकी सीरीज़ उनके वो सब, और जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं विजिटर्स होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है, RCI करता है। ये सब कुछ चेक करता है, इसमें जो एजुकेशन है उनकी अच्छे से चेक करने के लिए कि क्या मटेरियल उनको प्रोवाइड करवाया जाए। तो किसका काम होता है, वो RCI के ज़रिए RCI होता है जिसके ज़रिए सब कुछ हमारा कंडक्ट करवाया जाता है, ऑनलाइन हो या फिर जो ऑफलाइन हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उनके सेंटर्स वगैरह उनका ही काम होता है। ये बुक में अवेलेबल नहीं है, बस मैं आपको नॉलेज के लिए आपको बता। तो ये मैंने आपको पूरा टॉपिक आपको कवर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।